डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये चीजें सब अलग अलग कैसे हैं? ब्रेन के किसी हिस्से में कोई केमिकल कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, या साइनेप्टिक और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हो या ज्यादा हो जाए, तो खास एक एक प्रकार के कुछ सिम्टम्स लगेंगे, जिनको हमने वैज्ञानिक रूप से बीमारियों का नाम दे दिया। तो ये मुद्दे इतने, इस तरह के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है? सोशल मीडिया एक महत्व का मुद्दा है जरूर। मानव जाति में मानसिक तकलीफें पहले बिल्कुल नहीं होती थी, एक थियरी ये चलाएं, और अब होने लगी है। या पहले होती थी लेकिन उसको मानसिक बीमारी के रूप में पहचाना नहीं जाता था। जो वर्तमान विज्ञान है वो उसको तकलीफ बीमारी के रूप में पहचानने लगा है। कहीं ना कहीं ये भी है कि जब हम इंस्टाग्राम या इस पर दूसरों को देखते हैं तो हमारे मन में हम कंपेयर करने लग जाते हैं, उसकी लाइफ कितनी बिल्कुल सुपर कूल है और हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल खड्डे में जा रही है। जैसे पहले भी होता था, सोशल मीडिया में और ज्यादा एक दिशा चल पड़ी थी, चाहे मेरे जीवन में जितनी भी परेशानी हो कुछ हो, मैं अपने खुद की तसल्ली के लिए या लोगों को जलाने के लिए बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स फीड कर रहा हूँ। मैं तो स्विट्जरलैंड हो आया, मैं तो गुलमर्ग हो आया। अब वो दूसरा कोई बंदा कह रहा है हम तो 10 साल से हॉलीडे पे गए ही नहीं। तो हमें बात जो कंपेरिजन है वो गड़बड़ कर जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्वेता रंजन। क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर की तकलीफ हमें दिखाई देती है लेकिन मन की तकलीफ दिखाई नहीं देती? शरीर में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग बेचैन होता है तो हम उसे अक्सर टाल देते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की, और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निमेश देसाई, एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं। तमाम मुद्दे होंगे जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, आत्महत्या की कोशिश, या फिर डिमेंशिया, डिप्रेशन, किस तरह से ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें घेरती जा रही हैं, क्या हम इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है और सॉल्यूशन क्या है, इस पर बातचीत होगी। आपका स्वागत है डॉक्टर देसाई। नमस्ते। तो शुरुआत करते हैं, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये सारी चीज़ें अलग कैसे हैं। डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये चीज़ें सब अलग अलग कैसे हैं? मैं वहीं से कंटिन्यू करूं जो आपने मिसाल दी थी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। तो जैसे शरीर में बीमारी अलग अलग अंगों में हो सकती है, कोई किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो, किसी को फेफड़ों की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हड्डियों की प्रॉब्लम हो, उसी प्रकार अगर हम गौर करें तो मानसिक फैकल्टीज जो है, जो अलग अलग प्राविधान है, पार्ट्स हैं हमारे माइंड के काम करने के, मसलन विचार या थॉट्स, मूड या इमोशंस, परसेप्शन, मैं जीवन को कैसे देखता हूँ, मेरा बर्ताव, जो ब्रेन और माइंड से डिटरमाइन होता है। तो इन अलग अलग फंक्शन में जब असर अलग अलग होता है तो बीमारी अलग होगी, जैसे शारीरिक में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि शरीर में अंग है। एक बेसिक मुद्दा क्लैरिफाई कर लें, जो स्कल में ऑर्गन है वो ब्रेन है। तो ब्रेन से पूरा, जैसे हम कंप्यूटर की भाषा में आसानी से समझेंगे, सीपीयू है। तो हमारे सारे बॉडी फंक्शंस ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं। माइंड कोई अंग तो है नहीं, माइंड एक फंक्शनिंग यूनिट है जो ब्रेन से, प्रोसेसिंग यूनिट है बेसिकली। हाँ, और ब्रेन से चलता है। तो अब धीरे धीरे पिछले 30-40 साल में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आप, जहाँ से आपने शुरुआत भी अच्छी की थी, कि पिछले 30-40 साल में पहले से बहुत ज्यादा हम ये समझने लगे कि माइंड यूनिट नहीं है, मेंटल फंक्शंस सॉफ्ट है, लेकिन उनका बेसिस जो है वो ब्रेन की केमिस्ट्री में है। तो आपके हमारे सो कॉल्ड नॉर्मल व्यक्तियों में, किसी में भी, या जिनको मानसिक तकलीफ हो, बीमारी हो, ब्रेन के किसी हिस्से में कोई केमिकल कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, या साइनेप्टिक और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हो या ज्यादा हो जाए, तो खास एक एक प्रकार के कुछ सिम्टम्स लगेंगे, जिनको हमने वैज्ञानिक रूप से बीमारियों का नाम दे दिया। तो आप कैसे डिस्कवर करते हैं? सपोज आपके पास एक व्यक्ति आता है कि नहीं, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, नहीं है डिप्रेशन में। बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये सबसे पहला तो महत्व होता है व्यक्ति विशेष से बातचीत हो, उससे संबंध बने, उसके मन को समझें, वही 4-5 फंक्शन जो मन के हैं। दूसरा, क्योंकि मनोचिकित्सा और साइकेट्री खासकर, और मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो विज्ञान है, वो कोशिश कर रहा है मन के अंदर जो बातें हो रही है उसको बाहर से समझने की। सो इट्स एन एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ एन इंटरनल इनविजिबल प्रोसेस। रियली?
राइट? सो दैट दोज आर द लिमिटेशंस। तो एक तो व्यक्ति विशेष से बात हुई, उसके विचार, उसके इमोशन समझे, बदलाव उसमें कितना आ रहा है वो समझे। जो इनविजिबल प्रोसेस है उसका महत्व इसलिए हो जाता है कि मेरे मेरे मन में अगर जो बदलाव आ रहे हैं उसके कारण हो सकता है मुझे एहसास हो कि मेरे विचार और मेरी भावनाएं बदल रही हैं। हो सकता है मुझे पता ना चले, मुझे एहसास ना हो। तो उसमें आप और बाकी लोग जो साथ समय बिताते हैं वो देख पाएंगे। तो एक तो हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल है, हो सकता है कि भाई मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो मैं कहूँ मैं दुखी रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन अगर मैं मेनिया में गया, एक्साइटमेंट में हूँ, तो मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं लोगों से झगड़ा कर लेता हूँ, पैसे बहुत खर्च कर रहा हूँ, ये तो मुझे समझ नहीं आती है। या अगर मुझे शक की बीमारी है कि मेरे ऑफिस के सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं या मोहल्ले के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी थिंकिंग नॉर्मल है। वो दूसरों को समझ आएगा और आप आके डॉक्टर को बताओ कि भैया है तो हालात कुछ नहीं, लेकिन ये बर्ताव ऐसा करते हैं। दो हो गई। सबसे बड़ी बात जो अगेन हर पूरे हेल्थ फील्ड में है, अगर जरूरत पड़े तो आधे घंटे का सेशन, 1 घंटे का सेशन, बहुत कम केसेस में वार्ड में दाखिला करके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो व्यक्ति का बर्ताव का। और बहुत सारे ब्लड टेस्ट और ब्रेन के टेस्ट भी जो इमेजिंग वाले हो गए हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट, वो भी मदद रूप हो जाते हैं। डॉक्टर देसाई, जैसे देखिए, मैं और आप बैठ के इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही ये चर्चा अब आम हो गई है कि मानसिक स्वास्थ्य, और एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है जो आज के ज़माने में देखा जाए तो लगातार इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये मुद्दे इतने, इस तरह के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है? सोशल मीडिया एक महत्व का मुद्दा है जरूर, लेकिन सोशल मीडिया का मुद्दा मुझे लगता है 5वें, 6ठे, 7वें चरण पे आएगा उस एनालिसिस में। संक्षेप में अगर कहें, क्या मानव जाति में मानसिक तकलीफें पहले बिल्कुल नहीं होती थी? एक थियरी ये चलाएं, और अब होने लगी है, या पहले होती थी लेकिन उसको मानसिक बीमारी के रूप में पहचाना नहीं जाता था? जो वर्तमान विज्ञान है वो उसको तकलीफ, बीमारी के रूप में पहचानने लगा है। बहुत लंबे अरसे की छोड़े, कुछ हजारों वर्ष पहले की बात छोड़े, 200-250 वर्ष पहले, इवन हमारे बचपन में 50-60 साल पहले, जैसे आपने अपनी भूमिका में अच्छा कहा था, भाई अगर कोई जॉइंट फैमिली में व्यक्ति थोड़ा निढाल है, बीमार है ना, वो लेटा रहता है, कामकाज नहीं करता, या उसके बुद्धिमत्ता की कमी है, तो समाज और परिवार उसको समझा बुझा के उसका जीवन सपोर्टिव कर देता था। विज्ञान, साइकोलॉजी, साइकेट्री, मेडिकल साइंस, सबकी कोशिश ये हो रही है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको कोई भी दिमाग या ब्रेन की, माइंड की तकलीफ है, उनको हम पहचानें और ठीक करें। तो वो पहचानने की जो वैज्ञानिक अच्छे इरादे वाली प्रक्रिया है, क्या उसने बढ़ा दिया है आंकड़ों को? ये भी गौर करें। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, व्हाट द माइंड डज नॉट नो, द आई डज नॉट सी। तो विज्ञान को भी धीरे धीरे समझ आ रहा है, व्यक्ति विशेष की और परिवार की जानकारी भी बढ़ती जा रही है। शायद पहले वक्त में ये था कि अच्छा 1-2 हफ्ते, 4 महीने उदासी रही भी, तो जैसे मैंने कहा, परिवार उसको संभाल लेता है, व्यक्ति लेटा रहता है, ठीक होके फिर अपने आप चलने लगता है। अब जो त्वरित गति चल पड़ी है लाइफ की, उसमें सबको चाहिए कि भाई मेरा एक दिन भी बीमारी से तो नहीं गुजर सकता। आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनवेल। और सबसे बड़ी बात, चौथा, 5वां चरण, जिस गति से समाज बदल रहा है, कंपटीशन हो रहा है, सक्सेस इंपॉर्टेंट है, विफलता छोड़िए, सफल ना होना भी अपने आप में एक स्ट्रेस बन जाता है। और ये फर्क मैं और दर्शक, मैं चाहूंगा आप और दर्शक थोड़ा गौर करें। सक्सेस और फेलियर, नॉन सक्सेस, मैं फेल नहीं हुआ लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ, वो भी अपने आप में बोझ बन जाता है। ये परिभाषा हो गई आज के समाज की। और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया और उससे संबंधित जो प्रेशर्स हो गए, गौर करें, हम सब प्रोफेशनल्स 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पर हैं। एक वक्त में डॉक्टर्स का हमारे होता था कि हम तो 24/7 ड्यूटी पर हैं, भाई फला वार्ड मेरा जिम्मेवारी है, इससे उन 20 मरीजों में से कुछ होगा तो मुझे बुलाया जाएगा। आजकल आपके हर एक साथी, कोई भी टीम में, वो फोन पे, अच्छा भाई वह फला डॉक्यूमेंट चाहिए, अच्छा फला बात कर लो, 1 घंटे में मुझे बता दो क्या उसका आगे डिसीजन है। तो अब हमने जान के नहीं किया, लेकिन एक
धारा चल पड़ी है एफिशिएंसी और प्रॉम्प्टनेस के इरादे में कि हमने अपना जीवन थोड़ा मुश्किल कर लिया। एंड देन लास्ट पॉइंट इन दैट सीरीज, डिजिटल मीडिया में क्या सभी कुछ पॉजिटिव होता है? मैं एक मिसाल दूं आपको। आप और हम सब अभी गुजरे हैं इस महामारी से। सोशल मीडिया को मैं बिल्कुल नेगेटिव व्यू से भी नहीं देखता हूं, ना देख पाता हूं निष्पक्ष रूप से, इसलिए कि अगर महामारी हुई होती सोशल मीडिया से पहले तो हम सब अपने आप को इमोशनली सपोर्ट कैसे करते, परिवार से कनेक्टेड कैसे रहते, काम कैसे होता उस दौरान। तो ये हुआ, लेकिन ये भी हुआ कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि बच्चे, वयस्क, कई बार खासकर युवा वर्ग उसके आदी हो गए। तो अब हैबिट हो गई है, एडिक्शन सा होने लगा। ये चक्कर है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जब हम इंस्टाग्राम या इस पर दूसरों को देखते हैं तो हमारे मन में हम कंपेयर करने लग जाते हैं, उसकी लाइफ कितनी बिल्कुल सुपर कूल है और हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल खड्डे में जा रही है, तो जबकि हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। हाँ, लेकिन ये तो डिजिटल मीडिया तो ये कर ही रहा है ना, कर ही रहा है। लेकिन इसको अगेन थोड़ा संदर्भ में लाऊं मैं, आपको शायद याद हो 1-2 दशक पहले या 2-2.5 दशक पहले 1-2 टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स इसी राह पे थी। ऑब्वियसली उसका रीच और इम्पैक्ट उतना नहीं था जितना सोशल मीडिया का है, जो हम 24 घंटे देखते रहते हैं। याद करें आप, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है, एड था, राइट? वॉशिंग पाउडर का एड, तो ये वही करवा रहा है। एक फेमस टेलीविजन का ब्रांड जो अब शायद मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो गया, लेकिन हम सबको याद होगा तो नाम लेने में शायद गलत ना हो, ओनिडा, ओनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी। अगर मैं ओनिडा खरीद ले आया तो मुझे गर्व हो, यहाँ तक तो ठीक है, टीवी एड में दिखाई ये गया है कि आप जलोगे मुझसे। तो ये जो आप कह रहे हो ना, मैं सिर्फ इतना संदर्भ में ला रहा हूं कि ये मानव सहज है। प्रिंट के वक्त भी होता था, प्री प्रिंट एरा में भी होता होगा, लेकिन सोशल मीडिया ने उसका इम्पैक्ट, उसकी गहराई, उसकी कॉन्स्टेंसी 24/7 बढ़ा दी है एक तरफ। दूसरी तरफ जैसे पहले भी होता था, सोशल मीडिया में और ज्यादा एक दिशा चल पड़ी है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे मेरे जीवन में जितनी भी परेशानी हो, कुछ हो, मैं अपने खुद की तसल्ली के लिए या लोगों को जलाने के लिए बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स फीड कर रहा हूँ। मैं तो स्विट्जरलैंड हो आया, मैं तो गुलमर्ग हो आया। अब वो दूसरा कोई परिवार कह रहा है हम तो 10 साल से हॉलीडे पे गए ही नहीं। तो आपने बात, जो कंपैरिजन है वो गड़बड़ कर जाती है। सक्सेस या नॉन सक्सेस की परिभाषा, कंपटीशन, कंपैरिजन, राइट। लेकिन अभी हम देखें डॉक्टर, क्या आवश्यकता है कि जैसे बच्चे स्कूल के अंदर एडमिट कार्ड नहीं मिला, नहीं जाने दिया एग्ज़ाम देने के लिए, सुसाइड कर लिया। हाँ, टीचर ने डांटा, पेरेंट्स ने डांटा, सुसाइड कर लिया, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तो क्या ये एक बच्चों के लिए आवश्यक है कि हम उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं? पहले हमने तो नहीं देखा, हम तो कितने भी स्ट्रेस में होते थे, फेल भी कर जाओ तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बट अभी इन मामलों को अलग तरीके से डील किए जाने की ज़रूरत है। या शायद कुछ हद तक, शायद क्यों, यकीनन जो आप कह रहे हो वो ज़रूरी है। इसलिए इसको 2 तरीके से देखें। बहुत ही सरल एग्जांपल दूं। दक्षिण भारत से जब कोई 1-2 महीने के लिए रहने आता है या ट्रांसफर करता है ना, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या श्रीनगर, तो तैयार नहीं होता जाड़े के लिए। केरला या मद्रास का व्यक्ति या परिवार तैयार नहीं है, तो उसे खुद को तैयार करना पड़ेगा कि भाई गर्म कपड़े रखने, कंबल रखने, हीटर चाहिए, राइट? उसी प्रकार अगर समाज की गति त्वरित हो रही है तो जो आप कह रहे हो वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तो बनाने पड़ेंगे। भाई फेल हो भी जाओ, कोई डांट भी दे तो ऐसा नहीं करना है। उस हिसाब से देखें, जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये अगेन मेरी ये विचारधारा पक्की है, ऐसा मानना गलत होगा कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था, वो उस मोहल्ले में 4 जनों को पता चलता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। तो दोनों बातें हैं।
in all such data, there is some increase, some of it is more reporting and more awareness. But जो कोर इश्यू आपने उठाया वो ये है, अगेन एक उदाहरण दूं, मूवर्स एंड पैकर्स, एयर और रेल लाइन ट्रांसफर ऑफ कार्गो, आप गौर करो 50 में से 10 पैकेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लेबल लगा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। अब मैं बचपन में भी सोचता था कि भाई हैंडल विद केयर तो सभी सामान को करना है, 50 में से 10 पैकेट में हैंडल विद केयर क्यों? लेकिन समझ आए कि भी वहां कांच की चीजें हैं कुछ, राइट? तो इंसानों के लिए ये जरूरी है, विदाउट स्टिग्मा उस व्यक्ति को नेगेटिव ना फील कराएं, क्योंकि यहाँ तो व्यक्ति विशेष है, पैकेट तो है नहीं ना कि आप लेबल लगा दोगे। भाई मेरे पीठ पे कोई लेबल लगा ले फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, लेकिन कोई फ्रेजाइल है मन से, ये हमें कैसे पता चलेगा? व्हाट आर द इंडिकेटर्स? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर बचपन में, युवावस्था में, अर्ली एडल्टहुड में अगर बहुत ही मूड की इंस्टेबिलिटी, विचारों का लैक ऑफ कंट्रोल, बिहेवियर अगर प्रॉब्लम में है, तो मैंने कहा वो जो इम्पोर्टेंट है उस व्यक्ति को ये कतई फील ना करें, क्योंकि जैसे आपने कहा मानसिक बीमारी का स्टिग्मा तो ऑलरेडी है। साइकियाट्रिस्ट के पास कोई आसानी से आना थोड़ी चाहता है, सब बचना चाहते हैं। तो अगर हमें वल्नरेबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है तो इसलिए करना पड़ेगी कि नेगेटिव एटीट्यूड ना हो, लेकिन उसको सपोर्ट मिले। मैं एक और मिसाल दूँ, ज्वाइंट फैमिलीज में खासकर, बट इवन न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिलीज में ओनली 3 भाइयों को मिलके 5, 7, 8 बच्चे घर में खेल रहे हैं, उसमें से 1 या 2 दिव्यांग है, शारीरिक रूप से या बुद्धिमत्ता से। तो उस वक्त में मोटे तौर पे कोई राम राज्य मेरी राय में कभी भी नहीं था, सब कुछ परफेक्ट कभी भी नहीं था, लेकिन मोटे तौर पे होता क्या था कि उन 8 बच्चों में से उन 1-2 बच्चों को सभी घर के बड़े थोड़ा और सपोर्ट करते हैं। एक्स्ट्रा अटेंशन नीड्स टू बी गिवन, एक्स्ट्रा अटेंशन, बट विदाउट मेकिंग हिम और हर फील कि मैं लोअर हूं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या मैं दूसरों से कम हूं, ये फील अगर मुझे बार बार करवाया जाएगा तो फिर मुझे डिप्रेशन होगा। तो जो हम कहते हैं ना, एनेबलिंग एनवायरनमेंट, सशक्त करने वाला, सबल करने वाला कोशिश हो, व्यक्ति को ये ना लगे कि मैं कोई कम हूं। तो साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी में यही इश्यू है, जो फ्रेजाइल हैंडल विद केयर है, हॉस्टल में हो, घर में हो, काम के साथियों में हो, भाई हम में से किसी को कुछ तकलीफ लगे या हमें पता है कि मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लोग परिवार में गुजर गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो बिना नेगेटिविटी क्या हम उसको एटलीस्ट न्यूट्रल या पॉजिटिव सपोर्ट दे सकते हैं? और ये ज़रूरी है न सिर्फ उन व्यक्तियों में जो वल्नरेबल है कि इनको आगे चल के बीमारी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा महत्व हो जाता है अगर मैं इसको स्विच करूं थोड़ा, जो ऑलरेडी डिप्रेशन से या मानसिक बीमारी से गुजर रहा है। समाज में जो सबसे बड़ी तकलीफ श्वेता जी होती है वो ये होती है, हर समाज में और दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में शायद ज़्यादा है, अगर मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ तो आप या आपके हमारे एक दूसरे साथी आके ना, जो रोज ऑफिस में बैठते हैं, अरे यार तू क्या गुमसुम बैठा रहता है, चल मनोबल बढ़ा, चलने लग, तू मेरे साथ एक्सरसाइज पे आया कर, सब ठीक होगा, चल तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। समझना ये जरूरी है कि जिसको बीमारी डिप्रेशन की है, जैसे हमने शुरू में कहा, ब्रेन में, मुन्ना भाई ने भी कहा था ना, केमिकल लोचा, राइट? तो वो केमिकल लोचा अगर चल रहा है और उसके कारण मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, मुझे जीवन नीरस लगता है, मुझे कोई काम करने का दिल नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि मैं बिना शराब पिए सोया रहूं, उसमें दोस्त के आने से, सपोर्ट करने से पूरा मैं नहीं निकल पाऊंगा उससे। सपोर्ट जरूरी है, लेकिन सपोर्ट कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा। मैं एक मिसाल दूं, बहुत अच्छा कार्टून मेरे पास है एक स्लाइड में, बहुत संक्षेप में। एक पार्क में, यूरोपियन कार्टून है अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये लागू सब जगह होता है। 1-2 लेडीज बैठी हुई है, वो एक कहती, यार तू इतना डिप्रेस क्यों रहती है, हम लोग तो सब खुश है, साधन संपन्न है, जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, लाइफ इज गुड। तो दूसरी कहती है, यार ये बताओ, तुम्हें अस्थमा के कारण सांस की तकलीफ क्यों होती है, हवा की तो कोई कमी नहीं है। तो आपको माफ करें, अस्थमा हो, मुझे डिप्रेशन हो, जैसे आपने शुरू बहुत अच्छे से किया, अस्थमा के व्यक्ति की लिमिटेशन उसके संदर्भ में समझी जाए, डिप्रेशन के बीमार मरीज की परिस्थिति और लाचारी
उसके संदर्भ में समझी जाए। तो हम सपोर्ट करें, आशा की बात करें, मदद करें व्यक्ति विशेष को इलाज तक ले जाने के लिए, लेकिन एक्सेसिव मोटिवेशनल टॉक बाय इटसेल्फ नॉट ओनली डज नॉट हेल्प, इट कैन हार्म। ओके। ये आगामी और गौर करें आप और हमारे दर्शक कि जैसे मैंने कहा, अगर मैं डिप्रेस इतना फील कर रहा हूँ कि भाई नहीं मुझसे होता, 4 जने आके अरे यार ये क्या कर रहे हो, तुम तो ऐसे ही हो, शुरू से ही ऐसे थे तुम, यार तुम बड़े ढीले हो यार, वीक पड़ जाते हो, ऐसे नहीं करना है, स्ट्रांग हो जाओ। अरे भाई स्ट्रांग हो जाओ कहने से अगर वो स्ट्रांग हो पाता, सही बात है, तो वो खुद कर लेता। तो ये जो बारीकी है ना, हम हमारे क्लिनिक में सब लोग अस्पतालों में, क्लिनिक्स में बहुत देखते हैं, क्योंकि मरीज आके अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब 4-6 महीने से मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, डिप्रेस हूँ, लेकिन घर के लोग समझते नहीं है ओके। कि मेरी लाचारी है, मैं कर नहीं पाता हूँ। सो क्या इसको हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं या कोई थेरेपी? अगर माइल्ड सी तकलीफ हो एंजाइटी डिप्रेशन की, तो परिवार की मदद से भी हो जाए, लेकिन काउंसलिंग 2-4 बार बात कर ली वो हो गया। लेकिन यस, जहाँ केस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस बन गया, वहाँ दवाई और काउंसलिंग और थेरेपी दोनों काम करेगा एक साथ। दवाई निहायत ही ज़रूरी है। जो आपने बात कही ना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में जो सामाजिक एटीट्यूड में अंतर है, उसमें ये भी बहुत बड़ा है। ये भी संक्षेप में बात है। अच्छा है कि शारीरिक तकलीफों के लिए मोटे तौर पे समाज में दवाई लेने से या इलाज करवाने से कोई अब टैबू नहीं है। झिझक नहीं है। वो भी था एक वक्त में जब नया नया आया था दवाई, लेकिन वो हो गया। मानसिक तकलीफ के लिए दवाई लेने में 2-4 कारण हैं जो मैं समझ सकता हूँ, और हम सब लोग समझते हैं कि समाज में क्यों ऐसा होता है। भाई हम समझते हैं कि माइंड और ब्रेन तो ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है कि अगर हमने दवाई ले ली तो वो कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ी 2 भ्रांतियाँ फैली, ये तो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, इसकी आदत हो जाती है और लाइफ टाइम लेना पड़ता है। दोनों सरासर गलत। ओके। ये हमारे दर्शक अगर याद रखें, बहुत सारी मानसिक तकलीफों में इलाज होगा 4-6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद किस्सा खत्म। और उस दौरान भी, इलाज के दौरान व्यक्ति इलाज की मदद से अपना नॉर्मल लाइफ बिता सकता है और बिताता है। तो ये जो है ना, वो आपके माध्यम से अगर मैं कोशिश करूं दर्शकों तक पहुंचाने की, कि जहां से आपने शुरू किया था, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समतल रूप से देखें हर चीज में, उसको पहचानने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में, एटीट्यूड में, उसका इलाज करवाने में, और सामाजिक और कानूनी हक मिलने में। तो हम तो बहुत बहुत दुखी रहते हैं कि भाई ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में समाज के हर दृष्टिकोण में इतना फर्क क्यों है। तो कानूनी हक वाले पॉइंट को मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप स्पेसिफिक। वो ये है मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान ने और ब्रिटिश लेगर से चलते हुए, और ब्रिटिश में जो 18वीं 19वीं सदी में चल रहा था, 20वीं सदी के शुरुआत में, शुरू में तो हमने वही कट पेस्ट कर दिया। अब फॉर्चुनेटली नई धाराएं आ रही हैं, BNS हो गया, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट वही अभी चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट अनसाउंड माइंड। भाई ये था कि वोट कौन नहीं कर सकता, मंत्री या विधायक कौन नहीं बन सकता, शादी करने की किसको परमिशन नहीं है, प्रॉपर्टी होल्ड करने की परमिशन किसको नहीं है, उन सब के लिए एक टर्म जो समाज ने उस वक्त सही समझा था, अनसाउंड माइंड। ओके। जिसका दिमाग ठीक नहीं है। अब मुश्किल ये हुई है कि पूरी तरह मुझे लगता है संभव है कि 150 साल पहले करीब मेडिकल और लीगल इंसैनिटी ऑलमोस्ट एक से थे। कानून और जज और लॉयर जैसे डिफाइन करेंगे कि भाई 10 में से कौन से 2 व्यक्ति सामाजिक जिम्मेवारी नहीं निभा सकते, और डॉक्टरी सोच। तो एक बार फिर कहूं, मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, वो 2 ऑलमोस्ट समांतर थे। मेडिकल इंसैनिटी का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो गया। अब किसी को हम इंसेन मानते ही नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जैसे आप और हम बार बार कह रहे हैं, शारीरिक बीमारी की तरह बीमारी है, इलाज कराओ और अपना नॉर्मल जीवन बिताओ। हम सब लोग, डॉक्टर्स, जुडिशरी, हम सब लोग पूरी तरह सफल नहीं हुए या विफल भी हुए वो ट्रांसफर होने में। जो मेडिकल एडवांसेस हो गए हैं उनका एप्लीकेशन कानून में नहीं हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, हमारे कुछ दोस्तों ने एनालिसिस किया था,
अब तो आईपीसी सीआरपीसी भी बदल दिया सरकार ने, लेकिन उसके जो भी 2 नए आए हैं, आईपीसी सीआरपीसी और ऐसे जो 2-3 बेसिक स्टैट्यूट्स हैं, उनको इंक्लूड करते हुए करीब 150 कानून है जहां अनसाउंड माइंड का रेफरेंस है। ओके। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है दिमागी इलाज के लिए, तो उसको ये करार दिया जा सकता है कि ही इज एन अनसाउंड माइंड। सी प्रॉपर्टी के मामले हों जहां भाई चाचा या फूफा में कुछ ओके थोड़ी कुछ फॉरगेटफुलनेस की तकलीफ देखी तो आप डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन बाद में अनबन हो गई तो भतीजे और छोटे भाई जो हैं उन्होंने कोर्ट में जाके अच्छा जी ये तो डिमेंशिया है जो आपने बात करी थी ना, तो ये तो प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। सबसे सबसे दुख की बात जो है वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी ना, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, वो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट्स। भाई महिलाओं को कस्बों में, गांव में, इवन शहरों में थोड़ी मिली भगत करके डॉक्टर ने और जो इन्फ्लुएंशियल परिवार है मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया या 2 महीने रख लिया, वापस आए कोर्ट चले गए, भाई ये तो बीमार है। बीमार भी वो तो नहीं कहते, वो तो इस शब्द तरह की प्रयोग करेंगे जो प्रॉब्लम्स मतलब अब भी एग्जिस्ट होती हैं? हाँ जी। और फॉर्चुनेटली उस हद का जो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम हुआ है, बहुत सारी एजेंसीज ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन अभी भी कोर्ट के मामलों में बहुत बार दोनों तरफा, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ स्त्रियों के साथ होता है, लेकिन स्त्रियों के साथ ज़्यादा होता है नेचुरली, वो इन लॉज फैमिली और वकील और सब मिल जाते हैं, ये तो बीमार है। उससे भी ज़्यादा नाजुक बात हो जाती है चाइल्ड कस्टडी में। भाई डिवोर्स हो रहा है जिससे जैसे भी हुआ, अब वो मोटे तौर पे माना जाता है कि अगर बच्चा छोटा है तो माँ का हक रहेगा, और अगर फला उम्र से बड़ा है 12-14 साल बच्चे की राय के, बच्चे को पूछा जाएगा। लेकिन माँ की या कुछ केसेस में बाप की, माँ की मानसिक बीमारी दिखा के करार करके चाइल्ड कस्टडी का बैटल कोर्ट में जीत लेना, ये वर्तमान समस्या है। पहले होता था कि मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। तो मतलब इस पर लीगल एंगल से काम होने की बहुत ज़्यादा बहुत जरूरत ज़रूरी है। रिफॉर्म्स हो रहे हैं लेकिन बहुत धीमी गति से और स्मॉल। एक और पहलू इसमें है, संक्षेप में बात करूं, अगर आप ठीक समझें तो दर्शक तक पहुंचाएगा। एक वक्त में जिसको पागलपन कहा जाता था, मानसिक बीमारी, वो जो भी, वो करीब एक सी थी। जो गंभीर मानसिक बीमारी होते थे उनको अस्पताल में डाल देते थे, करीब आजीवन वहीं से बेचारे अपना गए। अब ये स्थिति है कि 99% मानसिक रोगी ओपीडी से इलाज करवा सकते हैं और करवाते हैं, तो एडमिशन अब रूल नहीं है, राइट। लेकिन चक्कर ये है कि ये जो व्यक्ति थोड़े होते हैं जिनको, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मुझे शुद्ध नहीं है कि मुझे मानसिक बीमारी है, मैं कपड़े निकाल के नाच रहा हूँ, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं मारपीट कर रहा हूँ, यू नो, तो आप या परिवार के 2 लोग या मित्र मुझे ले जाएंगे अस्पताल। अब यहाँ बात आ गई है मुनासिब लेकिन थोड़ी एग्जैजरेटेड अतिरेक जो हुआ है, हम बहुत सारे लोगों की राय में, डॉक्टर्स भी, जजेस भी, लॉयर्स भी मानते हैं, मानव अधिकारों का। तो मानव अधिकार का एंगल जो जुड़ गया है मानसिक स्वास्थ्य के इलाज से, ये बहुत मुश्किल कर रहा है उन व्यक्तियों को इलाज तक ले जाने में जिनको जबरदस्ती ले जाना जरूरी है। हाँ। मैं इसमें बहुत मिडिल पोजीशन रखता हूँ, और लोग एक या दूसरी तरफ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जैसा हमने कहा इसी से संबंधित है, वो जो महिलाओं को अंदर बंद कर देते थे बिना पूछे, बिना किसी कानूनी प्रोसेस के, राइट। भाई सास और वो सब ले गए, डॉक्टर साहब को बोला, एडमिट कर दिया, वो 5 साल वही हैं। वैसी सिचुएशन ना हो, या उनसे बचने के लिए जरूरी था कि थोड़े कानूनी प्राविधान हो, लेकिन वो कानूनी प्राविधान हम सबकी राय में, और अब भारत सरकार भी मानने लगी है, अगर मैं झूठ को बताने की, क्योंकि कमिटीज बन गई है जिसमें मैं हूँ। कमिटीज बन गई है कि वो जो 2017 का कानून बना अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, उसको भारतवर्ष के लिए बदलना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, संक्षेप में अगर गौर करें, पाश्चात्य देशों में क्या होता है कि अगर मैं गंभीर रूप से मानसिक बीमार हूं तो मैं अकेला हूं, परिवार तो मुझे छोड़ देता है सड़क पे। तो अब वहां इंपॉर्टेंट है पुलिस और कोर्ट का और सबका रोल। भारतवर्ष में चाहे परिवार बदल रहा है और बहुत अच्छा नहीं रह रहा है, लेकिन अभी भी परिवार बहुत अच्छी केयर करता है किसी भी दिव्यांगजन की, किसी भी जरूरतमंद फैमिली मेंबर की।
तो भारतवर्ष के कानून में या दक्षिण एशिया के कानून में फैमिली का रोल और ये अच्छे इंटेंशन से, अच्छे इरादे से, मैं इरादे से इलाज के लिए ले जा रहा हूँ, ये प्राविधान आज की तारीख में नहीं है। ओके। हम उस पहलू में अमेरिका यूरोप बन गए, तो बहुत मुश्किल करता है, और ये उम्मीद ये है कि आने वाले समय में बदलेगा। तो जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, उस पर भी कोई नियम कानून ऐसे उसको अंकुश लगाने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, महसूस करते हैं आप? और मेडिकल एक्सपर्ट्स आल्सो, डू वी नीड मोर एंड मोर ऑफ देम? सोशल मीडिया पे रेगुलेशन, आपने बात अच्छी शुरू की, मध्यम मुद्दे से ही तो अच्छा है। अब कुछ देश और कुछ समाज ये समझने लगे कि सोशल मीडिया से बच्चों का दिमाग और मन खराब हो रहा है, इसलिए सोशल मीडिया और टेलीफोन बच्चों को देंगे नहीं। मैं इसलिए इस मुद्दे को ला रहा हूँ कि मुझे लगता है ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। ओके। आज के वक्त में कंट्रोल नहीं हो सकता। जैसे आपने पूछा, रेगुलेशन संभव है। ओके। भाई आप कितने घंटे देखोगे, आप क्या देखोगे, कोई टीचर्स या पेरेंट्स मॉनिटर करें, हालांकि वो भी मुश्किल है। सी डिजिटल वर्ल्ड, एज वी ऑल नो, आप मेरे से बेहतर जानते हो, इज सो ओपन एंड इजीली एक्सेसिबल कि बच्चा किसी न किसी समय में क्या एक्सेस करके देख लेगा। हाउ कैन यू कंट्रोल? थोड़ी कोशिश होनी चाहिए, और वो लगी हुई है कोशिश। लेकिन मुझे ये लगता है, वहाँ मेरा एक और विचार है, और कल ही हम किसी से बात कर रहे थे ऐसी एजेंसी से, शराब के, तंबाकू के, एक मिसाल दूं, शराब के, तंबाकू के कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स बहुत हैं, बिकॉज जो कंपनीज है उनको तो बिक्री चाहिए, राइट? तो समाज कल्याण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, हम सबका, मीडिया का क्या काम है कि भाई जो नेगेटिव थ्रेटनिंग मैसेज आ रहे हैं उसके काउंटर में आप सही मैसेज भी दो, और फिर व्यक्ति विशेष को तय करने दो। तो अगर 10 एडवर्टीजमेंट आ रही है शराब की फेवर में, तो 5 एडवर्टीजमेंट कम से कम हो जो शराब के हानिकारक मुद्दों को भी जनता तक पहुंचाए, और फिर व्यक्ति विशेष तय करे, उसका हक है। सोशल मीडिया में मुझे लगता है ये जरूरी है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैसेजेस विच कैन हेल्प चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग द डेंजर्स ऑफ सोशल मीडिया। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया है ना? और मुझे लगता है वो कम हो रहा, बहुत कम हो रहा। बहुत समय हमने बहुत कोशिश करी कि जो मैं थोड़ा सा समझदारी, समझ सकते हैं क्यों नहीं, क्योंकि इसमें मार्केट नहीं है ना। नहीं, मार्केट हमेशा नेगेटिव चीज बेचने में। बट इंडिया में क्या आप ये मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है इस पर, और बहुत अभी शुरुआत है। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छा, एक दूसरी बात क्या है, 6 महीने, 1 साल में सिस्टम थोड़ा समझने लगता है, टेक्नोलॉजी उससे आगे बढ़ गई है। तो वो ऑन गोइंग रेस है बिटवीन दी पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव मार्केट फोर्सेस। इट्स एन ऑन गोइंग बैटल। वो जो स्कूल में हम खेलते थे ना, टग ऑफ वॉर, रस्सा खींच, तो 2 मिनट के लिए ये पार्टी खींच ले गई, फिर 2 मिनट के लिए ये पार्टी इस तरफ खींच ले गई। तो इससे वेरी डिफिकल्ट इवॉल्विंग। एक और पहलू जो हमें ध्यान रखना होगा, और इसी संदर्भ में पॉलिसी सरकार की तरफ से, समाज, परिवार जो करे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि मानव सहज है कि हमें सेक्स रिलेटेड, वायलेंस रिलेटेड ऐसी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को, और कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है। इस सच्चाई से हम मुंह मोड़ें तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? ये सच्चाई हम स्वीकार करें। कुछ वक्त पहले वो मिल जाता था मुंह जबानी, फिर आया प्रिंट वर्ड, तो बॉर्न लिटरेचर प्रिंट के वक्त भी था, लेट्स फेस इट, ओके। फिर आई टेलीविजन, फिर आया फिल्म्स, अब आ गया सोशल मीडिया, एंड नाउ एआई मीडिएटेड, एआई जनरेटेड। समझने वाली बात इस सीरीज को पॉइंट आउट करके मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जितना हमें समझ है, मैं मानता हूँ सोशल मीडिया एंड स्पेशली एआई जनरेटेड और एआई असिस्टेड सोशल मीडिया is near complete perfect form of excitement and stimulation. Yes. भाई जब पढ़ते थे तो सिर्फ एक सेंस थी, कहीं सुनते थे। I tell you, yesterday I came across a video. वो मैं देख रही थी, और मेरा दिमाग कह रहा था कि वो जो लड़की है वो AI जनरेटेड है। हाँ।
बट मैं बहुत गौर से उसको देखती नहीं रही कर ये पाया। समझने के लिए कि नहीं, मतलब इतना परफेक्शन तो नहीं हो सकता है, ये ज़रूर कोई ना कोई ह्यूमन ही है, जो कि कुछ लड़कियां ऐसे दिखती हैं, लेकिन मैं ये नहीं पहचान पाई कि वो एआई जनरेटेड था या वो वास्तव में कोई ह्यूमन था। बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। आप बात कर रहे हो स्टिमुलस की, थोड़ा सा ट्रैक बदले, मैं बात कर रहा हूँ रिसीवर की। किसी भी उम्र में हम युवकों को ब्लेम करते रहे, गलत बात है। रेड उम्र के मिडिल एज या एल्डरली मैन एंड वीमेन आल्सो हैव ह्यूज नीड फॉर एक्साइटमेंट, लेट्स फेस इट, ओके। ओके। जो मैं रिसीवर हूँ ना, क्या होता था, मैं मतलब वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। प्रिंट में या टेलीविजन में कोई एक या दो सेंस मेरे सेटिस्फाई होते थे। नाउ द सोशल मीडिया एआई बेसिस से is giving me such a comprehensive, composite, complete experience. Right? So the stimulus is much more attractive to go away from. तो stimulus is, अच्छा, मार्केट वालों को तो it's their job to keep making the next product even more stimulating and exciting. राइट। वो तो उनका काम है। अब उनको सामाजिक जिम्मेवारी निभानी चाहिए कि ऐसा ना करें, ये सब एकेडमिक डिस्कशन है। रेगुलेशन सही समझा। रेगुलेशन चाहिए और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी व्यक्ति विशेष में भी, परिवारों में भी। अच्छा, एक बात और संख्या में आखिर में इस मुद्दे पे, हम लोग गलती अक्सर ये भी करते हैं हर चीज में, मुझे लगता है मानव व्यवहार के, हम बड़े लोग जो है ना, टीचर्स, सुपरवाइजर्स, पेरेंट्स, किसी भी क्षेत्र में, हम जूनियर से ये उम्मीद करते हैं कि आप वैसा करोगे जैसा मैं कह रहा हूं, आप वो नहीं करोगे जो मैं कर रहा हूं। यू मस्ट डू एज आई से, यू कैन नॉट डू एज आई डू। ये नहीं चलता है, और आज की जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमें एग्जाम्पल से सेट करना होगा। तो अगर हम बच्चों को कहना चाह रहे हैं कि आप मोबाइल यूज ज्यादा नहीं करोगे, तो आपको बंद करना होगा, करना पड़ेगा ना। भाई मैं मेरे ऑफिस का काम है, मेरे लिए जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय कर रहे हो। वो बच्चा, हमेशा ही यंगस्टर्स आर स्मार्ट, हर जनरेशन, और आज के बच्चे युवा वर्ग, तो ये नहीं चलता है। वो समानता तो होना पड़ेगी ना, समानता होनी पड़ेगी जो हम सलाह दे रहे हैं और जो हम बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो है इस इंटरव्यू का, पॉडकास्ट का, वो ये कि अक्सर मैं अपने आसपास भी देख रही हूँ, डिमेंशिया के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो घर वाले कैसे समझें कि उनके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है या कोई है, माता पिता हैं, जो डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं? What are the indicators for this, and what preventive or what steps should they be taking? भूलने की तकलीफ, फॉरगेटफुलनेस, अक्सर पाई जाती है 45-50 की उम्र के बाद, 65-70 की उम्र के बाद और ज्यादा। लेकिन हर केस फॉरगेटफुलनेस का डिमेंशिया का नहीं होता। तो जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, और उसको डिमेंशिया को फर्क कैसे करें। Okay. आपके बुजुर्ग दादा या दादी या फूफी या आपके माता पिता किसी को नहीं सही पहचान रहे हैं, तो वो उतनी इश्यू नहीं है। हाँ, किसी को गलत पहचान रहे हैं, सुरेश भाई जो 10 साल से आए जा रहे हैं, सुरेश भाई, हमने कहा यार मुकेश तुम तो कल आए थे, वो गड़बड़ है। अगर व्यक्ति को एहसास है कि मैं चीजें भूल रहा हूं, और वो कोशिश करके उसको याद करके करेक्ट कर लेता है, तो मुश्किल उतनी नहीं है। अगर व्यक्ति को एहसास ही नहीं है तो मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, तारीख नहीं याद हो, बारीकी चलेगा, मोटे मोटे तौर पे क्या कौन सा साल है ये याद है। हमारी संस्कृति में जैसे हम लोग डॉक्टरी क्लिनिक में करते हैं, भाई अभी त्योहार कौन सा आ रहा है, प्रासंगिक रूप से संदर्भ में असेसमेंट करना होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा मैं कि 70-75 की उम्र के बाद अगर फॉरगेटफुलनेस की तकलीफ है तो चेकअप कराना बनता है। कहीं इसका एक कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हो सकता है? फिजिकल एक्सरसाइज मैटर करता है, पर उससे ज्यादा श्वेता जी दूसरी बात है, लैक ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। ओके। क्रॉसवर्ड, सुडोकू, इवन सोशल मीडिया यूज करते रहें, एटलीस्ट माइंड स्टिमुलेट होता रहेगा ना, तो डिमेंशिया की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। Okay. ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। अगेन एशिया, फार ईस्ट एशिया, ऑफ कोर्स जापान में बहुत रिसर्च है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, कि भाई वो एक प्रोटेक्शन देती है डिमेंशिया होने से।
लेकिन हमारा हमारा जो जीवन शैली है, और उसमें एक सबसे बड़ा मैं बताऊं इसके एग्जांपल, रिसर्च अच्छी हुई है। अच्छी रिसर्च हुई है कि एटलीस्ट कुछ सालों पहले तक हमारे यहाँ डिमेंशिया का रेट कम था। अब शायद वो उतना कम नहीं रहा हो। क्यों? हमारे परिवारों में ये होता था और अभी भी होता है काफ़ी हद तक। जॉइंट फैमिली है या एटलीस्ट पास पास रह रहे हैं, महीने में 10 बार मिल रहे हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन आके दादा दादी से गुफ्तगू बातचीत करते रहते हैं, उनको सवाल 10 पूछते रहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में अ पर्सन एट 70 और 75 इज इन एन ओल्ड एज होम, वो एक वृद्धाश्रम में है, उसको शायद महीने में बात करने को मिलती है 2 बार। द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज कांस्टेंट मेंटल एक्सरसाइज, खुद से या सोशल स्टिमुलस से, इज अ ह्यूज प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर देसाई हमसे बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो दिमाग का केमिकल लोचा जो डॉक्टर देसाई कह रहे थे और मुन्ना भाई ने भी कहा था, इसको आप समझिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए। परिवार में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिन्हें सिर्फ एक असिस्टेंस, एक हेल्प की ज़रूरत है और इससे लड़ा जा सकता है। तो अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलूंगी एक नई शख्सियत के साथ। अभी दे इजाज़त, नमस्कार।